अमीरजादी ही लग रही थी। प्यारे हाथ, साफ सुथरा चेहरा, पहने हुए कपड़े जो आम से थे, लेकिन बहुत ही सलीके से उसने दुपट्टा भी सर पर लिया हुआ था। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। मैं उस लड़की से कहने लगा, यहाँ बेफिक्र होकर सो जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसने कहा, नहीं, मैं सो नहीं सकती और जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वह लड़की ऐसी ही बैठी रही और मेरी आंखों से भी नींद कहीं दूर जा चुकी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पूरी रात बैठकर उस लड़की से बातें करता रहूं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी जिंदगी में आने वाली ये पहली लड़की नहीं थी, क्योंकि मेरा वास्ता तो लड़कियों से पड़ता ही रहता था, कभी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में और मेरे ऑफिस में काम करने वाली हजारों लड़कियां थी। और फिर सबसे बड़ी बात, मेरी बिजनेस पार्टनर नायला चौधरी, जो मेरे एक इशारे पर जान देने को तैयार हो जाती थी। उसकी इतनी अदाओं को देखकर भी मेरी फीलिंग में कोई हलचल नहीं होती थी, बल्कि मैं उसे देखकर बहुत अजीब महसूस करता था। लेकिन नायला अदाओं को देखकर भी मेरी फीलिंग में कोई हलचल नहीं होती, लेकिन नायला मुझसे मोहब्बत करती थी। वो मेरे लिए बेचैन फिरती थी, लेकिन मैं उसे घास भी नहीं डालता था। लेकिन आज मैं एक अजनबी लड़की को देखकर मेरा दिल इतना बेकरार क्यों हो रहा था। दिल चाह रहा था कि मैं उस लड़की से बस बातें ही करता रहूं, उसके अतीत के बारे में सुनता रहूं। फिर मैंने और बातें करने के लिए कहा, तो तुम्हारे डैडी की मौत कैसे हुई? और तुम्हारी माँ, क्या वह जिंदा नहीं है? तो वह बोली, मेरी मम्मी तो मेरे बचपन में ही मर गई थी। मेरे घर में मेरे चाचा की फैमिली और मेरी फैमिली रहती थी। मेरे डैडी का एक बहुत बड़ा बिजनेस था। मेरे कोई और भाई बहन नहीं थे, मैं सिर्फ अकेली ही थी। मेरे डैडी ने मुझे बहुत प्यार से पाला था। मेरे चाचा की नियत मेरे डैडी के बिजनेस पर थी, और चाचा का बेटा भी उनकी तरह था। उन दोनों की नियत ही खराब थी, क्योंकि उनकी नजरें मेरे डैडी की दौलत पर थी। एक बार की बात है, मैं बहुत छोटी थी, जब मैं 14 साल की थी, रात को पढ़ी कर रही थी, तो मेरे चाचा का बेटा आधी रात को कमरे में आ गया। अगर मैं उस दिन नहीं चिल्लाती तो शायद वो मेरी इज्जत पर हमला कर देता। मैंने बहुत मुश्किलों से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की थी, और मैं अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद मैं रात भर रोती रही। सुबह उठकर मैंने अपने डैडी को सब कुछ बता दिया था। डैडी ने उसी वक्त चिराग को घर से निकाल दिया था और मुझे हॉस्टल भेज दिया, क्योंकि मैं वहां पर ज्यादा सुरक्षित थी। क्योंकि मेरे चाचा ने धमकी दी थी, अगर उनके बेटे को वापस नहीं बुलाया तो वह मुझे बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। डैडी ने मुझे हॉस्टल भेजा, क्योंकि डैडी को अपना बिजनेस संभालना होता था और मैं घर पर अकेली ही रहती थी। डैडी को मेरी चिंता लगी रहती थी। परेशानियों ने डैडी को ऐसे पकड़ा कि वो दिल के मरीज हो गए, और मुझे पता भी नहीं चला कि एक दिन वह मुझे अचानक छोड़कर चले गए। वह लड़की बहुत सिसकियां भर रही थी, बहुत रो रही थी। मैं उसकी सारी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। कहने लगी, डैडी के जाते ही उनकी नियत बदल गई थी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरे चाचा का बेटा मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। जब मैंने उससे शादी करने से मना किया तो मेरा सौदा कर दिया। वह गुलाबो बाई के कोठे पर मुझे बेचना चाहता था। गुलाबो बाई के लोग जबरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, तभी तो मैं वहां से भागी थी। वरना कोई लड़की अपने घर से क्यों भागेगी? जब अपने ही घर में अपने ही लोग अपनी ही औरतों के इज्जत के सौदे करने लगे तो कोई लड़की घर में सुरक्षित नहीं होती। वो बहुत रो रही थी, मुझको अपना समझकर, जैसे उस लड़की ने अपना दिल खोल कर रख दिया था। और वह कहने लगी, कोई भी मेरा अपना नहीं है जिससे मैं अपना दुख, अपनी तकलीफें शेयर कर सकूं। इतने दिनों से अपने दिल पर बोझ लेकर घूम रही हूं। बस आप मुझ पर एक एहसान कर दीजिए, मुझे किसी शेल्टर होम में भेज दीजिए। मैं सारी जिंदगी आपके लिए प्रार्थना करूंगी। उस लड़की ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैंने कहा, आप फिक्र नहीं करो, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। आपकी इज्जत और जान दोनों यहाँ सुरक्षित हैं, इसलिए बेफिक्रा होकर यहाँ सो जाएं। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गया था। मेरा दिल एक अजीब अंदाज में धड़क रहा था। उस लड़की की तकलीफ है, उसके दुख मुझे अपने दिल पर महसूस हो रहे थे। अगले दिन मैंने रात से कहा, मीटिंग तुम अटेंड कर लो, आज मैं उसे छोड़ने जा रहा हूं। किशन, जो ब्रेड पर जैम लगा रहा था, मेरी बात सुनकर एकदम ही चौंक गया था और कहने लगा, तुम डॉट समीर कपूर, वो भी अपनी इतनी जरूरी मीटिंग छोड़ दे, कोई तो खास बात है? वह मुझे देखे जा रहा था। मेरी शक्ल पे कुछ लिखा हुआ है, जो तुम मुझे ऐसे देखे जा रहे हो? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है भाई, मेरे पेट में चिढ़ाए जा रहा था। मैंने रात से कहा, एक्टिंग करना बंद करो और काम पर ध्यान दो। तभी मेरी नजर दरवाजे पर खड़ी लड़की पर पड़ी थी। वह अपना दुपट्टा लपेटे जैसे जाने के लिए तैयार खड़ी थी। फिर किशन मीटिंग अटेंड करने चला गया और मैं आज उसे शेल्टर होम में लेकर जा रहा था। लेकिन उस लड़की को सेफ हाथों में छोड़ना जरूरी था, क्योंकि वह शैतान जैसी गुंडों से अपनी इज्जत बचाकर भटकती फिर रही थी।
हम दोनों अब गाड़ी में बैठ चुके थे। वह लड़की मेरे साथ सामने की सीट पर बैठ चुकी थी। मैंने धीरे धीरे सड़क पर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि वह हमेशा ऐसे ही मेरे साथ बैठी रही। मैं बार बार उसे देखता और फिर नजर फेर लेता। वो लड़की बिल्कुल खामोश सी बैठी थी। थोड़ी देर बाद मैं गाड़ी से नीचे उतरा और उस लड़की से कहने लगा, आप यहीं पर बैठी रहना, मैं 1 मिनट में वापस आता हूं। मैं अपने किसी खास बंदे के पास गया था जो इस शहर में मेरा जानने वाला था। मैं उस आदमी से शेल्टर होम के बारे में छानबीन करने गया था। उसने कहा, जी साहब जी, यहां से 5 मिनट की दूरी पर एक शेल्टर होम है। वहां काफी लड़कियां हैं, लेकिन कुछ महीने पहले तक तो उसका अच्छा खासा नाम था। लेकिन अब उसके बारे में ये खबर मिली है कि वहां पर कुछ गलत काम भी होने लगा है। लेकिन सही खबर किसी के पास नहीं है। मुझे तो बस इसी शेल्टर होम के बारे में पता है। मैंने उसे धन्यवाद कहा और फिर पूरी जानकारी लेकर मैं वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी चल रही थी। तभी मैं नरमी से कहने लगा, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं मुझे। बता देना, मैं अपना फोन नंबर भी आपको दे देता हूं, ताकि कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे फोन करके बता सकती हैं। आप मुझे अपना हमदर्द समझ सकती हैं। मेरे नरम लहजे पर वह दुख से मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, चलो मेरे अपने ना सही कोई गैर तो होगा जिसमें मैं अपना कोई दुख दर्द शेयर कर सकूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। दुख भरी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। फिर वह कहने लगी, मेरा नाम आर्या है। और उसने कहा, हाँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके माँ बाप ने आपकी बहुत परवरिश की है। मेरी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहे। वो दुखों में घिरी हुई लड़की मुझे दुआएं दे रही थी। मेरे दिल में अचानक से एक अजीब सी हरकत हुई थी। अभी वह हमेशा के लिए मुझसे दूर होने वाली थी। शायद अब मैं कभी भी उसे देख न सकूं। थोड़ी ही देर में शेल्टर होम आ गया था। फिर मैं इंचार्ज से मिलने लगा। वो एक औरत ही थी जो बड़ी मीठी नजरों से आर्या की तरफ देख रही थी। आर्या सर झुकाए काले कपड़ों में लिपटी बस नीचे ही देखे जा रही थी। फिर वो इंचार्ज बड़े प्यार से कहने लगी, आप फिक्र ही न करें, यहाँ पर बहुत सी लड़कियां हैं। ये यहाँ पर बिजी भी रहेगी और सुरक्षित भी, इसलिए अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ बेटा, आप अंदर चली जाओ, राइट साइड जो कमरा है वहां पर और भी लड़कियां हैं आप जैसी। ऐसा लग रहा था कि इंचार्ज बस मुझे यहां से भेजना चाहती है, इसलिए जल्दी से आर्या को लड़कियों के कमरे में भेज दिया था। वो धीरे धीरे कदम उठाती मुझसे दूर होने लगी। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। मैं बहुत बेदिली से पलटा और शेल्टर होम से बाहर आ गया। बिना वजह ही मेरा दिल भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ है। पता नहीं साहब जी, सुना है कि काफी समय से वहां पर कुछ गलत काम होने लगे हैं। कई लड़कियों को मजबूर किया जाता है कि वह अमीर मर्दों के साथ रातें गुजारे, और यह भी मशहूर है कि वहां लड़कियों को परेशान किया जाता है, जबरदस्ती उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। नहीं, अगर वह किसी गलत काम में फंस गई या उस मासूम के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो शायद वह मर जाएगी। उसके तो अपनों ने ही उसके साथ बड़ा जुल्म किया है। ये सोचकर मैं तेजी से गाड़ी वापस मोड़ रहा था। मैं गहरी गहरी सांसें लेता हुआ अब और तेजी से गाड़ी वापस चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी आर्या चाहिए, वरना मेरा दम घुट जाएगा। अचानक ही मेरे दिल में जो मोहब्बत जगी थी, मैं खुद उससे अनजान था। थोड़ी ही देर में इंचार्ज के सामने खड़ा था। मैंने उनसे कहा, वो लड़की जिसे मैं अपने साथ लेकर आया था, उसे बुलाइए, मैं उस लड़की को अपने साथ वापस लेकर जाना चाहता हूं। इंचार्ज बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप उसे लेकर आए हैं और अभी वापस लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, यह एक बहुत सुरक्षित जगह है उसके रहने के लिए। आप उसे कहां लेकर जाना चाहते हैं? आप उसे कहां लेकर जाएंगे अपने साथ, जबकि आप खुद मुझे बता चुके हैं कि वह एक बेसहारा लड़की है। उसका अपना कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई रिश्तेदार भी नहीं। इंचार्ज गुस्से में बोल रही थी, क्योंकि सोने की चिड़िया जो उसके हाथ से निकलने वाली थी। मैंने कहा, ना, उस लड़की को बुलाओ, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। यहां पर कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोगों की नियत में अच्छी तरह से जान गया हूं। मैं एकदम ही दहाड़ा था। मेरे चिल्लाने पर सब लोगों के हाथ पांव फूल गए थे। मैं कोई आम इंसान नहीं था, कपूर इंडस्ट्री का मालिक था, राजन कपूर का इकलौता बेटा। इंचार्ज ने फौरन ही आर्या को बुला दिया। चलो लड़की, वह लड़का जो तुम्हें छोड़ने आया था वही तुम्हें वापस लेने आया है। आर्या हैरान बुरी तरह डर गई थी। उसके मुंह में जो आ रहा था वह बस बोले चली जा रही थी। मैंने कहा, खामोश, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं भेज रहा, बल्कि तुम्हें यहां से अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि यह जगह भी किसी कोटे से कम नहीं है। मैं इंचार्ज को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। तभी मैंने आर्या का हाथ थामा और उसे अपने साथ गाड़ी तक लेकर आया।
आर्या ने कहा, तो फिर आप मुझे क्यों लेने आए हैं? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा, देखो यह जगह भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर लड़कियों के साथ गलत काम होता है, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगी। मेरे कहने पर वह फुट फुट कर रो पड़ी थी और कहने लगी, इसका मतलब है कि इतनी बड़ी दुनिया में मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं, तो फिर मुझे मर ही जाना चाहिए। यह कहते ही वो पागलों की तरह वहां से भागने लगी। मैं एकदम उसके पीछे भागा और उसे पकड़कर अपनी बाहों में दबा लिया था। मैं हूं ना तुम्हारा ठिकाना, फिर क्यों मरने का सोच रही हो? उसने कहा, क्या मतलब है आपका? वह बहुत हैरान थी। तभी मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब यह है कि आर्या, मैं आपसे शादी करूंगा और आप हमेशा के लिए मेरे हाथों में सुरक्षित हो जाएंगी। फिर कोई आपको छू भी नहीं सकता। मेरी बात सुनकर आर्या बिल्कुल खामोश हो गई थी। मेरी आंखों में उसके लिए बहुत गहरी मोहब्बत थी। मैं अजीब सी फीलिंग का शिकार हो गया था। शायद मेरे दिल में छाई मोहब्बत की वह फीलिंग्स शायद कोई ऊपर वाले का इशारा था, जो आर्या मेरी जिंदगी में आई थी। चलो मेरे साथ, मैंने पूरे हक से उसका पकड़ लिया था। किशन बोला, लो, मैं पहले ही कह रहा था कि दाल में कुछ काला है। ऐसे ही तो मेरे दिल में शक नहीं हुआ था। किशन मुझे छेड़ रहा था। मैंने कहा, बकवास बंद करो और शादी की तैयारी करो। मैंने उसे घूरा था। लो, तुम मरवाओगे आंटी से कम उनसे तो पूछ लो, उनको बता दो, फिर आर्या से शादी कर लेना। मैंने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अपने माँ बाप को अच्छी तरह जानता हूँ। उनका यही सवाल होगा कि लड़की कौन है, किस खानदान की है, ये वो और पता नहीं क्या क्या। इसलिए मुझे उनके सवालों के जवाब नहीं देने। जब शादी हो जाएगी तो मैं खुद ही उन्हें बता दूंगा, उन्हें मना लूंगा। फिलहाल मैंने आर्या से जो वादा किया है, मुझे उसे पूरा करना है। फिर हम दोनों की शादी हो गई। आर्या का दिल धड़क रहा था कि ऊपर वाले ने उसे मजबूत सहारा दे दिया था, वरना वह तो बिल्कुल ही मायूस हो चुकी थी। मैं उसे पाकर अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा था। मुझे अचानक ही आर्या से बहुत मोहब्बत हो गई थी। फिर 3-4 दिन उसी शहर में गुजरने के बाद मैं वापस अपने शहर में आ गया। आर्या को देखकर मेरी मम्मी बहुत शोक में थी। वह मुझसे बहुत अच्छी नाराज हो गई थी। वो कहने लगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमारे कितने अरमान थे तुम्हारी शादी के और तुम हमारे साथ ऐसा करोगे? मुझे यकीन नहीं होता। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करने लगी थी। लेकिन फिर जब उन्हें सब मामले का पता चला तो उन्होंने आर्या को अपना लिया था। फिर हमारे बीच कोई भी नहीं आया था। हम दोनों ही बहुत खुश थे। तभी मेरी मम्मी कहने लगी, अब तुमने शादी तो कर ली है, लेकिन रिसेप्शन हम धूमधाम से करेंगे। आखिर को तुम हमारे इकलौते बेटे हो, कुछ तो अरमान है हमारे। इस बात पर सब राजी हो गए। शहर की मशहूर पार्लर वाली आई थी, जो आर्या को तैयार कर रही थी। आर्या तैयार होकर जब मेरे सामने आई थी, मैं खुद पर काबू नहीं रख सका था। मैंने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया और कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हूं। मैं उसे बाहों में लेकर उसकी तारीफ कर रहा था। आर्या शर्मा गई थी। आज से पहली शादी होने के बाद भी मैंने आर्या को छुआ भी नहीं था, लेकिन दादी के कहने पर आज वह मेरे कमरे में मौजूद थी। हम दोनों एक हो गए थे। आसमान के सितारे भी मुस्कुरा रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जितनी जल्दी हम एक दूसरे से मिले हैं, उतनी ही जल्दी जुदा होने वाले हैं। नायला चौधरी, जो मेरी बिजनेस पार्टनर थी, वह अंगारों पर जल रही थी। आर्या को देखकर उसे बहुत नफरत हो रही थी। आज से नहीं, पिछले 5 सालों से मुझसे मोहब्बत करती थी और इस आग में जल रही थी। लेकिन मैं उसे घास भी नहीं डालता था, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। फिर नायला ने अपनी सेक्रेटरी से आर्या के बारे में सारी जानकारी निकलवाई। नायला को पता चला कि आर्या भी एक अमीर खानदान से थी, लेकिन अब बाप के मरने के बाद उसका सारा बिजनेस, सारी दौलत बर्बादी पर थी। चिराग, जो उसके चाचा का बेटा था, वह आर्या को पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा था, सिर्फ डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने के लिए। फिर नायला ने एक साजिश रची थी। झूठी तस्वीर बनवाकर वह मुझे दे चुकी थी और उसने मुझे बताया कि आर्या तुमसे पहले भी किसी और के साथ रह चुकी है, अपने चाचा के बेटे के साथ रातें रंगीन कर चुकी है, और तुम फिर भी अपनी पत्नी मानते हो। लानत है ऐसे रिश्ते पर। नायला मुझे भड़काने में कामयाब हो गई थी। तभी तो आधी रात को मैंने आर्या को घर से निकाल दिया था, वह भी तब जब उसे मेरी जिंदगी में आए हुए 3 ही दिन हुए थे। तो आर्या के होंठ कंपकपा रहे थे। मेरा गुस्सा देखकर वह कुछ नहीं कह सकी थी। उसने रोते हुए खामोशी से अपने 2 जोड़े बैग में डाले और उस घर से निकल आई। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि उसे पता था कि मैं इस वक्त कुछ सुनने की हालत में नहीं हूं। मुझे थोड़ी ही देर बाद नायला की साजिश के बारे में पता चल गया था। तब से ही मैं पागलों की तरह आर्या को ढूंढने लगा।
कि कहीं फिर से गुलाबो बाई के गुंडे या उसके चाचा का बेटा चिराग उसे अपने साथ ना ले जाए। लेकिन उस रात सड़कों पर भटकती फिर रही थी, जब 3 आवारा लड़के उसके पीछे लग गए थे। घबराकर वह एक पेड़ के नीचे छुप गई थी, लेकिन वो लड़के पास ही खड़े थे। शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह किसी को परेशान करते हुए? लगता है कोई शैतान माँ बाप की औलाद हो जो ऐसे जानवरों की तरह पैदा करके उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया है। किसी की कड़क आवाज पर वह 3 लड़के वहां से भाग गए थे। वो लड़की प्रिया थी जो अपनी नौकरी से वापस आ रही थी, किसी से ना डरने वाली। फिर प्रिया ने आर्या को हॉस्टल में कमरा दिलवाया, अच्छे खानदान की लगती थी। जब प्रिया को आर्या के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन 2 महीने बाद ही आर्या की तबीयत खराब होने लगी। पता चला कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। साथ साथ नौकरी करना और अपनी हालत का ख्याल रखना उसके लिए मुश्किल हो गया था। कि जिंदगी के ये भयानक दिन बड़ी मुश्किलों से गुजरे थे। एक एक पैसा जोड़कर बड़ी मेहनत से उसने अपनी डिलीवरी के पैसे जमा किए थे। प्रिया ने कहा, आखिर वह इतनी नफरत तुमसे करता था तो तुम्हें तलाक क्यों नहीं दिया और तुम क्यों पैदा कर रही हो उसके बच्चे को, जब वह तुमसे इतनी नफरत करता है तो? आर्या रोते हुए कहने लगी, मैं समीर के गुनाहों की सजा इस बच्चे को नहीं दे सकती। मैंने शादी की थी समीर से, मैं इस बच्चे के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। आर्या अक्सर रात को बैठकर रोती रहती थी। प्रिया उसे तसल्ली देती थी, देखो ऐसी हालत में टेंशन मत लिया करो, माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए खुशी बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करना ठीक नहीं है। आर्या प्रिया की बात पर आंसू भरी आंखों से मुस्कुराती थी। आर्या को क्या मालूम था कि जैसे ही डिलीवरी होने लगेगी तो हम दोनों का आमना सामना हो जाएगा और आज मैं कॉरिडोर में बैठा उसकी जिंदगी की प्रार्थनाएं कर रहा होऊंगा। मोटे प्यारे गोल से बच्चे की पैदाइश कपूर खानदान में हुई थी, लेकिन अभी कोई भी खुशियां नहीं मना रहा था, क्योंकि आर्या की हालत ठीक नहीं, पिछली 2 रातों से नहीं सोया था। प्रिया भी दिन रात आर्या की जिंदगी की प्रार्थना कर रही थी। वह जानती थी कि अब अगर आर्या को होश आया तो उसकी जिंदगी की खोई हुई खुशियां उसका इंतजार कर रही थी। फिर ठीक 5 दिन बाद आर्या ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सवाल किया था, मेरा बच्चा कहाँ है सिस्टर, वो ठीक तो है ना? उसकी आवाज कपक पा रही थी। बहुत ही कमजोरी महसूस करते हुए वह अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। नहीं जानती थी कि वो इस वक्त शहर के कौन से हॉस्पिटल में है। तभी दरवाजा खोलकर मैं अंदर आया था। मेरी गोद में जिसकी छोटी छोटी आंखें अपनी मां को ढूंढ रही थी। आर्या की आंखें फटी रह गईं। मुझे देखकर वो हैरान हो गई थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में आर्या के लिए मोहब्बत थी। तभी मैंने आर्या के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, क्या मुझे माफ करोगी? मैंने रो रो कर ऊपर वाले से तुम्हारी जिंदगी की दुआएं मांगी हैं और देखो मेरी दुआएं खाली नहीं गई। आर्या हैरान थी कि मैं यहाँ कैसे, और बच्चा सिर्फ आर्या का नहीं बल्कि हम दोनों का ही था। आर्या की आंखों में हैरानी थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसे स्ट्रेस नहीं देना, सिर्फ खुश रखना है। तभी दरवाजा खोलकर मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन और मेरा सबसे अच्छा दोस्त किशन भी अंदर आया था। मेरी दादी आर्या को समझाते हुए कह रही थी, बेटा मेरे बच्चे को माफ कर दो, देखो उसने तुम्हें शहर के हर कोने में ढूंढा, मारा मारा फिरता था, ना दिन देखता था ना रात, मेरी बच्ची इसे माफ कर देना, जो गलती हुई है। लेकिन अगर तुमने इसे माफ नहीं किया तो ये जी नहीं सकेगा। दादी ने उसे समझाया था। आर्या आंसुओं से रो रही थी। हम सबकी आंखों में पलक के लिए मोहब्बत की चमक थी। मेरी आंखों में मोहब्बत के साथ साथ डर भी था कि अगर आर्या ने मुझे माफ नहीं किया तो। फिर आर्या सबको हंसते हुए देखती रही जो हमारे बच्चों को लेकर खूब प्यार कर रहे थे। सच में हमारा बच्चा बहुत खुशनसीब था। इस दुनिया में आते ही उसे मोहब्बतें नसीब हो गई थी। वह आर्या की तरह बदनसीब नहीं था। फिर हॉस्पिटल में 6 दिन गुजरने के बाद मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। प्रिया कदम कदम पर उसके साथ थी। फिर वह खामोशी से आर्या से कहने लगी, अरे वाह, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने बड़े बिजनेस टाइकून की पत्नी हो, वरना तुमसे खूब फायदा उठती, लेकिन अभी भी वक्त नहीं गुजरा। आर्या के होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वह दिल ही दिल में मुझसे नाराज भी थी। मुझे देखते ही वह मुंह फेर लेती थी। वो तो मुझे माफ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मम्मी के साथ जुड़े हुए हाथ, डैडी का सर पर रखा हाथ और दादी की रिक्वेस्ट ने आर्या को मुझे माफ करने पे मजबूर कर दिया था। फिर किशन ने भी आर्या को सब बता दिया था कि ये सब नायला की साजिश थी। भाभी वह आप दोनों को अलग करना चाहती थी। अगर ऐसी तस्वीरें कोई भी मर्द देखता तो सच में उसे धोखा हो जाता। आजकल के दौर में एडिटिंग बहुत आसान है। आपको बिना वजह सजा मिली। जब हम घर पहुंचे तो बहुत ही अच्छे से हमारा स्वागत हुआ था। घर की खोई हुई खुशियां जैसे वापस आ गई थी। नन्हा आरव अब 2 महीने का हो गया था, लेकिन आर्या ने अभी तक मुझसे बात करना शुरू नहीं किया था। देखते ही आर्या खामोश हो जाती थी।
फिर एक दिन मैंने कान पकड़कर माफी मांगी थी। आर्या पकड़कर माफी मांगी थी। आर्या ने कहा, मैं आपको माफ कर दूं, लेकिन क्या आप मेरी उन तकलीफ, उन दर्दों का सामना कर सकते हैं जो मैंने इस दौरान झेली है। अगर प्रिया जैसी दोस्त मेरे साथ ना होती तो शायद जिंदगी मेरे लिए मौत के बराबर होती। आर्या मुझे खूब सुनाती, फिर आखिर कब तक नाराज रहती। उसने भी मुझे माफ कर दिया था, क्योंकि जानती थी कि दुनिया में जो मजबूत सहारा है वो ऊपर वाले के बाद मेरे अलावा कोई नहीं है। 1 साल बाद हम अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं। प्रिया को उसने खास तौर पर बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। आर्या काली रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या ख्याल है एक और बच्चे की प्लानिंग ना कर ले? मैंने खामोशी से उसके कान में शरारत की थी, तो आर्या ने दोनों हाथों से मुझे धक्का दिया था। जी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आर्या के गाल लाल हो रहे थे। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच।